नमस्कार मेरे दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए टॉप प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो कि कुछ इस प्रकार हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उच्च पोषी स्तरों में रसायनों की संचयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जैविक आवर्धन कहा जाता है उच्च पोषी स्तरों रसायनों की संचयन प्रक्रिया को। और यह प्रश्न रेलवे ग्रुप डी 2022 का पहला शिफ्ट का है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, इस जैविक आवर्धन तो कहा जाता है, लेकिन इसे जैव आवर्धन या जैव परिवर्तक के भी नाम से जाना जाता है। ये दोनों लाइन याद रखिएगा। कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं, तो वह कौन कौन से होते हैं? आपके सभी ऑप्शन डी तक दिए हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी, ये सीपीयू के 3 घटक होते हैं। बाकी मॉनिटर तो सीपीयू के नहीं होता है, यहाँ पे मॉनिटर रहता है, दोनों गलत मार दीजिए। और कंट्रोल यूनिट एएलयू कीबोर्ड भी नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी, ऑप्शन बी। अब यह प्रश्न रेलवे एनटीपीसी 2021 का है। देखिए, सीपीयू का फुल फॉर्म यह बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछता है, याद रखना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और इसे कंप्यूटर का दिमाग, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। यह सभी प्रकार की डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता है तथा डेटा मध्यवर्ती परिणाम है, निर्देश को संग्रहित करता है। यह कंप्यूटर के सभी भागों के संचालन की नियंत्रित करता है। सीपीयू के 3 घटक कुछ इस प्रकार होते हैं। पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह इसका फुल फॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीपीयू और एएलयू का, याद रखिएगा। और अगला है मेमोरी। मेमोरी को दूसरा कहते हैं स्टोरेज यूनिट। मेमोरी जिसे पता होगा उसका स्टोरेज होता है, तो उसे स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं। इन तीनों के बारे में बात किया जाए तो पहला एएलयू, इसका ये जोड़, घटाव, गुना, भागा सहित यानी बुडमास का सभी अंकगणितीय गणना करना, ये सभी तर्कीय संचालन करता है। यानी जो लॉजिकल काम होता है वह एएलयू जोड़ घटाव सभी काम करता है। और दूसरा जो कंट्रोल यूनिट है, यह एएलयू से निकलने वाले परिणामों को निष्पादित या संग्रहित करने के लिए जिम्मेदारी इसी का है। और तीसरा मेमोरी या स्टोरेज यूनिट का, यह निर्देशों या डेटा के लिए अस्थायी भंडारण क्षेत्र है। यहाँ पे स्टोरेज कितना भी स्टोर कर सकते हैं। अगला है मॉर्फोलॉजी क्या है? तो मॉर्फोलॉजी आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन करना ही मॉर्फोलॉजी कहलाता है। यह महत्वपूर्ण शाखा है मॉर्फोलॉजी, यह याद कर लेना। प्रश्न पूछेगा, देख यह ग्रुप डी 2019 का है, तो इस बार टकरने का बहुत चांस है। देखिए, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन करना ही, यानी जीव की आकृति, संरचना, यह सभी मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विषम मांगी मिश्रण है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। यानी दूध आपका विष मांगी मिश्रण है। यह प्रश्न रेलवे जेई 2014 का है। देखिए किस प्रकार। विष मांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसे प्रत्येक भागों में अवयवी पदार्थों के संगठन व विभिन्न गुणधर्म एक जैसे नहीं होते हैं, जैसे लोहा गंधक का मिश्रण, बालू एवं नमक का मिश्रण। वैसे दूध का मिश्रण यह विष मांगी मिश्रण हुआ। तो और ये 3 याद रखिएगा महत्वपूर्ण, जैसे लोहा गंधक का मिश्रण बिस्मांगी है, और बालू नमक का मिश्रण बिस्मांगी है, और दूध का। अगला है फोकस की दूरी की एसआई यूनिट क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मीटर ही फोकस का एसआई यूनिट है। फोकस दूरी की एसआई यूनिट है। और यह प्रश्न ग्रुप डी 2022 का है, 3rd शिफ्ट का है। यह महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न
मिलान करने वाला है। देखिए, देश के विभिन्न हिस्सों में नव वर्ष को अलग अलग नामों से जाना जाता है। नव वर्ष यानी नव वर्ष जैसे हिंदू महापर्व में पहला दिन जैसे 1 जनवरी होता है, वैसे हिंदू में भी नव वर्ष को अलग अलग त्यौहार से मनाया जाता है। निम्नलिखित में से वो किस दिन को, तो देखिए और किस राज्य में किस नाम से, तो दिया गया है ऑप्शन में यहाँ 1 का किस से मिलान होगा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 का तीसरा से मिलान, बी का 1 से, 1 का तीसरा से मिलान होगा, बी का 1 से, और सी का आपका चौथा से हो जाएगा, और डी का तीसरा से। यानी इसका सही सम्मेलन आपका उत्तर बताऊं तो इधर त्यौहार है, इधर राज्य है। शिशु बिशु यह केरल में मनाया जाता है, याद रखिएगा। तीसरा शिशु बिशु केरला। फिर पुथांडु, पुथांडु आपका तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। फिर है गुड़ी पड़वा, यह आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और पोइला बोईसाख यह आपका पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है, एक फार्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों और के मध्य के बीच कौन सा संबंध होता है। तो देखिए इन दोनों के बीच होता है ऑप्शन सी, फर्म द्वारा प्रावधित निर्गतों। यह एक फार्म उत्पादन फलन और उपयोग में लाए गए आगतों के मध्य भी संबंध होता है। यह प्रश्न ग्रुप डी 2022 का दूसरा शिफ्ट का। देखिए अर्थशास्त्र के प्रश्न बहुत ही पेचीदे लगते हैं, उनसे एक न एक प्रश्न जरूर बनेगा, 1 नंबर का उसमें आपका बनना तय है। तो ये सारी प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपको याद रखना है, बाकी आप पढ़ें या ना पढ़ें। देखिए एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों और फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध है। उपयोग में लाए गए आगतों की विभिन्न मात्राओं के लिए निर्गत की अधिकतम मात्रा प्रदान कर सकता है जिसका उत्पादन किया जा सकता है। जैसे Q = F × L × K। यहाँ Q की मात्रा KL श्रम है, याद रखिए Q की मात्रा, और F यहाँ पे इक्वल करने के लिए दिया। अगला, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एंड्रोमेडा आकाशगंगा। यह मिल्की वे के सबसे नज़दीक आकाशगंगा है। और प्रश्न ऐसे बनेगा कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो याद रखिएगा मिल्की वे। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे गैस धूल अरबों तारे के विशाल तंत्र को आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा किसे कहते हैं, यह लाइन याद रखिए। जो ग्रेविटेशन बल फोर्स के कारण जो उनके अधीन में खींचे चले आते हैं, बंधे गैस धूल अरबों तारे विशाल तंत्र, ये सभी मिलकर आकाशगंगा कहलाते हैं। देखिए अगला लाइन, हमारे सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। तो देखिए हिंदी में उसे मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से प्रकाशित सरिता के समान दिखाई देती है स्वर्ग की गंगा या मिल्की वे कहलाती है। यह हमारी आकाशगंगा का ही एक भाग है। इसकी सर्वाधिक पास स्थिति आकाशगंगा यानी एंड्रोमेडा देवयानी हिंदी कहते हैं एंड्रोमेडा का एक सुपर क्लस्टर में 3 आकाशगंगाएं होती हैं, याद रखिएगा। फिर इसका उदाहरण जैसे देवयानी मंदाकिनी और NGC M33, और ये तीनों एक सुपर क्लस्टर की आकाशगंगाएं हैं। भारत संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखानों या खदानों में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु की कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 14 वर्ष। यानी कम से कम जो काम कर रहा है लड़का उसका 14 वर्ष होना ही होना चाहिए, उससे कम होगा तो उसे अपराध माना जाएगा। अब यह प्रश्न ग्रुप डी 2022 के 3rd शिफ्ट का है, याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए
आपका ये भूगोल से प्रश्न तो बनता ही बनता है, लेकिन इस जो अनुच्छेद वाला जो प्रश्न है इससे 1 नंबर फिक्स बनेगा। तो आपको 1 से लेके पूरा अंत तक आपको रटा होना चाहिए जा कर के 1 नंबर आपका फिक्स बन जाए। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शासन के विरुद्ध अधिकार से संबंध है। देखिए, इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु वर्ष 14 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे दिया भी गया है कारखाने या खदान में काम करने हेतु। हालांकि यह किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा गैर जोखिम युक्त कार्यों में नियोजित का प्रतिषेध नहीं करता है। यह भी लाइन महत्वपूर्ण है। अगला लाइन है बाल श्रम, यानी प्रतिषेध एवं विनिमयन अधिनियम 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। बाल श्रम यानी बालक से काम कराने अधिनियम के अंतर्गत। अगला प्रश्न है 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से अधिक किस समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा। तो यह पिछला वीडियो में भी बताया था कि इंग्लैंड और फ्रांस, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षों तक युद्ध चला था, जो 1337 से 1453 तक चला। यह ईयर याद रखिएगा। यह प्रश्न रेलवे एनटीपीसी 2016 का 3rd शिफ्ट का है। अगला, इनमें किस ईयर में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 77 में। गलत हो गया। 1877 में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित कर दिया गया था। यह ग्रुप डी 2018 का 2nd शिफ्ट का प्रश्न है। देखिए, उस समय घोषित किया, इनका पूरा नाम महारानी विक्टोरिया था। महारानी का इन्हीं के नाम पर भारत के कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल भवन का निर्माण कराया गया है, याद रखिएगा। अगला, दास वंश की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। यह दास वंश का संस्थापक है। और देखिए, इतिहास के प्रश्न कैसे पूछा जाता है। 2 बार डबल रिपीट हुआ है एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। पहला 2020 में, फिर 2016 में, और अलग अलग शिफ्टों में। देख सकते हैं प्रश्न हिस्ट्री का हो या कोई भी टॉपिक है, जीके जीएस जितना भी मैं करा रहा हूँ जेन्युइन है कि उससे एक ना एक प्रश्न आता ही आता है। देखिए, दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना की। गुलाम वंश उसे ही कहते हैं और दास वंश सेम कहते हैं। बच्चे कंफ्यूज मत होइए। गुलाम वंश और दास वंश, दास मतलब भी गुलाम होता है, गुलाम यानी दास, तो दोनों एक ही है। तो उसका कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक था। देखिए, 1206 ईस्वी में इसका स्थापना किया था। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था, याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। 1206 ईस्वी में से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर भारी शासन करने वाले तुर्क सरदारों को गुलाम वंश यानी दास वंश या मामलुक वंश का शासन माना जाता है। इस काल में कुतुबी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसी जिसको इल्तुतमिश भी कहा जाता है, फिर है बलबनी यानी बलबन, फिर नामक राजवंशों ने दिल्ली पर राज किया था। अगला प्रश्न है धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समयावधि से जुड़ी हुई है यह। तो धौलावीरा आपका ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता से। यह आसान प्रश्न था। ऑप्शन दे कर आप लगा सकते हैं धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल से संबंधित है। यह पुरातात्विक एक स्थल है। वीडियो यहीं तक है। यह लास्ट प्रश्न था। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही प्रीवियस ईयर के एसएससी, एमटीएस, ग्रुप डी, सीएचएसएल सभी का मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद।